स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी लोगों का शरणम का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म एफएसओ का सबसे लास्ट लेक्चर। एफएसओ का सबसे लास्ट लेक्चर का मतलब है यूनिट 1 का सबसे लास्ट लेक्चर। टॉपिक आपके सामने दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, भारत के उचित भोजन की चुनौतियां, मतलब चेंजेस ऑफ प्रॉपर डाइट इन इंडिया। मैं पहले ही एक चीज़ क्लियर कर दूं, इसमें से जो क्वेश्चन बनेंगे वो ऑलरेडी मैंने सबसे लास्ट की कुछ 3-4 स्लाइड जो हैं उसमें मेंशन कर दिए हैं। टॉपिक एकदम थियोरेटिकल टॉपिक है, इसमें ज़्यादातर चीज़ें आपको समझने की हैं, लेकिन जब आप समझेंगे तो एक या दो क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जो इसी बेसिक की वजह से आपके क्लियर हो जाएंगे। तो पहले मैं आपको एकदम टॉपिक एकदम क्लियर कर देता हूँ कि वो कौन कौन सी वजहें हैं, वो कौन कौन से रीज़न हैं जिस वजह से हम इंडियंस को 2 टाइम्स का फूड नसीब नहीं हो पाता, या नसीब होता है तो वो किस तरह से डिग्रेड होता है, किस तरह से क्षरित होता है, किस तरह से वो विभिन्न पोषक तत्वों से आपूर्ति वाला न होकर वो सिलेक्टेड या कुछ ही पोषक तत्वों वाला होता है। तो कुल मिला के ऐसी सिचुएशंस पर हम बात करेंगे, ऐसी परिस्थितियां देखेंगे, ऐसी कंडीशन देखेंगे जहां फूड जो है वो अवेलेबल क्यों नहीं हो पा रहा, या कहाँ कमी हो रही है इंडियन गवर्नमेंट में या हमारी साइड से। क्लियर हो गई चीज़ें? अब चलो बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं सेशन को। भारत में जो फूड है, स्पेशली फूड का मतलब है आहार, और आहार ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी पोषक तत्व जो हैं वो होने चाहिए। तो ऐसे आहार को बैलेंस डाइट या संतुलित आहार कहते हैं। तो भारत में क्यों नहीं मिल पा रहा है बैलेंस डाइट, भारत में क्यों नहीं मिल पा रहा है संतुलित भोजन? इसी के बहुत से कुछ रीजन बताए गए हैं, इसी के बहुत से कुछ कारण बताए हैं। और जब आप कारणों पर चर्चा करेंगे तो कुछ सामाजिक कारण होंगे, कुछ आर्थिक कारण होंगे, कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज होंगे। मतलब कहने का सीधा सीधा सा है कि 2 वक्त का खाना हिंदुस्तानियों को सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है, और या तो जो मिल रहा है वो पूरी तरह से पोषक तत्वों युक्त नहीं है। इसके कारण क्या हैं, इसकी परेशानियां क्या हैं, चलिए एक एक करके समझते हैं इस थ्योरेटिकल टॉपिक को, और निश्चित रूप में आप अपने नॉलेज को बूस्ट करिएगा इससे रिलेटेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हिंदुस्तान की सबसे मेजर प्रॉब्लम में से एक है आज के टाइम पर। भले ही हमने पहले प्रयास में साउथ पोल पे अपनी जगह बना ली, अगर हम मार्स की बात करें तो सही है क्या ये चीज़, कि मून की बात करें तो मून पर हमने पहले ही प्रयास में क्या कर दिया है, साउथ पोल पर लैंडिंग करके इंडिया फर्स्ट कंट्री हो गया। मार्स में हमने पहले ही प्रयास में अपने जो सैटेलाइट है उसको लॉन्च करके मार्स के चारों ओर का क्या एटमॉस्फेयर है उसमें भी हमने फतेह हासिल कर ली है। मतलब हम दूसरी टेक्नोलॉजी में नो डाउट बहुत आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत तो ये कुछ और ही बयां कर रही है। और कहानी इतनी सी है स्टूडेंट कि भारत की सरकार क्या सही तरीके से हम इंडियंस को जो खाना उपलब्ध करा रही है वो पूर्ण पोषक तत्व युक्त है, या जो हाँ खाना हम खा रहे हैं उसको खाने के बाद हमको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट इनकी डेफिशिएंसी नहीं होगी। स्टूडेंट इस चैप्टर के सबसे लास्ट में मैं आपको एक डाटा बताऊंगा कि हिंदुस्तान की 57% महिलाएं एनीमिया की शिकार हैं कहीं ना कहीं। हिंदुस्तान के 37% बच्चे 5 साल के हो रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से उनको हाइट नहीं मिल पाई है। और आई थिंक शायद 32% बच्चे ऐसे हैं कि 5 साल के हो गए हैं, उस हिसाब से उनके पास बॉडी वेट नहीं है। और ये सारी की सारी दिक्कतें कुपोषण के अंतर्गत आती हैं। स्टूडेंट कुपोषण कोई बीमारी नहीं है, पोषक तत्वों की कमी से हमारे शरीर में एक साथ दिखने वाली दशाएं हैं कुपोषण। कार्बोहाइड्रेट की कमी से आपको कमजोरी होती है, ये भी कुपोषण है। प्रोटीन की कमी से क्वासियोरकर मैरास्मस समस्याएं होती हैं, ये भी कुपोषण है। फैट की कमी से हमारी बॉडी मस्कुलर नहीं बन पाती, ये भी कुपोषण है। विटामिन्स और मिनरल की कमी से हीनता जन्य रोग होते हैं, ये भी कुपोषण है। मतलब आप समझ पा रहे हैं, कुपोषण कोई रोग नहीं है, कुपोषण कंडीशन है। जहां न्यूट्रिएंट्स की बॉडी में कमी होती है तो फिर बॉडी को जो प्रॉब्लम झेलनी पड़ती हैं उन्हीं का संयुक्त रूप है दरअसल में कुपोषण। तो कुपोषण जो है हम हिंदुस्तानियों में सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है प्रेग्नेंट वुमेन को, गर्भवती महिलाओं को। और ज़रा याद करिए, अगर गर्भवती महिलाएं जो हैं वही कमज़ोर होंगी, वही कुपोषित होंगी, तो उनके गर्भ में पलने वाला जो
फ्यूचर विजन है इंडिया के लिए, जो भारत का भविष्य है, वो भी क्या होगा, निश्चित रूप में कमजोर होगा। तो सबसे पहले यहीं से हमको शुरुआत करना है, सबसे पहले इन्हीं चीज़ों को हमको देखना है कि भारत में जो बच्चे हैं और भारत में जो महिलाएं, यहाँ बच्चों का मतलब है 0 to 5 ईयर स्टूडेंट, तो 0 to 5 ईयर के जो बच्चे हैं और जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं वो माल न्यूट्रिशन या कुपोषण से ग्रसित हैं। कुपोषण का मतलब होता है, याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, इनकी कमी से जो प्रॉब्लम होती है उसे ही कुपोषण कहा जाता है। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कुपोषण के 4 मेजर स्टेप्स हैं जिनके बेसिस पर डिसाइड होता है कि कौन कुपोषित है और कौन कुपोषित नहीं है। तो फिलहाल तो आप ये चीज़ एकदम क्लियर करके रखिए। अब जो डाटा पे हम चल रहे हैं स्टूडेंट, अगर वो आप याद रख सकें, क्योंकि कभी भी भूले भटके वो अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बनाएंगे तो डाटा पे ही बात आएगी और कुछ नहीं, और अगर नहीं आएगी तो किस पे आएगी, मैं आपको आगे समझाता हूँ। 5 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं, ये नंबर जो है ये आपको याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट, इसको मैं स्टार लगा दे रहा हूँ इसी वजह से। 35% बच्चे जो हैं स्टंटेड हैं। स्टंटेड का मतलब है अविकसित हैं। यह अविकसित का सीधा सा मतलब है कि 5 साल में जितनी हाइट होनी चाहिए उतनी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ 19% बच्चा जो है वो कमज़ोर है। कमज़ोर का सीधा सा मतलब है कि एनर्जी नहीं है बॉडी में, मतलब 5 साल का हो चुका है लेकिन उसके हिसाब से बॉडी वेट नहीं है, मास नहीं है उसके पास में। और 57% महिलाएं जो हैं वो एनीमिया से ग्रसित हैं। इसी वजह से हिंदुस्तानी गवर्नमेंट जो है, जैसे कुछ समय पहले उसने एक अभियान चलाया था, लालिमा अभियान, आपने कभी ना कभी इसके बारे में सुना होगा। और लालिमा अभियान में क्या किया गया था कि आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट जो हैं उनको दिया जाता था गवर्नमेंट के जरिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आपके घर पहुंचती और इसी दौरान, जस्ट अ सेकेंड, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता क्या है, आपके घर पहुंचती है, साथ में एएनएम होते हैं। वो देखती है कि महिलाओं की आंख में रेडनेस कम है, खून की कमी है, तो वो आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट देती है। ये है कहानी स्टूडेंट। वहीं बच्चों का वजन किया जाता है। एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा, ये मैं साइड में लिख रहा हूँ स्टूडेंट, आगे चल के आप भी अपनी फैमिली जब बनाएंगे तो आपका जब बच्चा पैदा होगा, अगर उस बच्चे का वेट, उस बच्चे का वजन 2.5 kg से कम है, ये बात याद रखिएगा, ये क्वेश्चन है और ये पैरामीटर मैं नहीं बता रहा हूँ, ये पैरामीटर WHO ने डिसाइड किया है। अगर आपके पैदा हुए बच्चे का वजन 2.5 kg से कम है, इसका मतलब है बच्चा कुपोषित है। ध्यान रखिएगा स्टेटमेंट। तो हिंदुस्तान में ये जो पहला स्टेटमेंट ये बता रहा है कि कुपोषण का नंबर ज़्यादा है, कुपोषण के केस ज़्यादा हैं, महिलाएं ज़्यादा हैं, बच्चे ज़्यादा प्रभावित हैं इनसे। अब इसका सबसे मेजर कारण ये पाया गया है कि हम हिंदुस्तानी सबसे ज़्यादा कुपोषण से जो ग्रसित हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हम एक ही टाइप का फूड खाते हैं। जैसे आप लोग हॉस्टलर होंगे, जो कभी ना कभी आपने हॉस्टल की लाइफ जी होगी, सुबह दाल चावल, शाम दाल चावल, सुबह दाल चावल, शाम दाल चावल, सुबह सब्जी रोटी, शाम को सब्जी रोटी, मतलब यही डाइट चलती रहती है। अब जरा 2 मिनट आप दिमाग लगाइए, सुबह दाल चावल, शाम को दाल चावल, मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के सोर्स आपने लिए सुबह भी शाम भी। क्या आपने विटामिन्स लिए? क्या आपने मिनरल लिए? क्या आपने फल ली? क्या आपने सब्जी ली? क्या आपने फाइबर लिए? नहीं। तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाला जो लड़का जनरली बाहर रहता है, उसकी बॉडी में बहुत हद तक कम हो जाते हैं विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर। तो इन 3 की कमी कहीं ना कहीं 4 साल या 5 साल में अपना प्रभाव तो दिखाएगी। मतलब ग्रेजुएशन पढ़ के लड़के को डिग्री जरूर मिल जाती है, लेकिन साथ में गिफ्ट मिलता है और वो गिफ्ट है कुपोषण का। तो हमारी जो लाइफस्टाइल है, अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट जैसे चावल और गेहूं, इसका सेवन हम ज़्यादा करते हैं, ये ज़्यादा सेवन करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमसे प्रोटीन की डाइट छूट जाती है, फल और सब्जियां छूट जाती हैं, क्योंकि सबसे बेहतर विटामिन किस में है स्टूडेंट? तो सबसे बेहतर विटामिन है फलों में और सब्जियों में। तो फल और सब्जियों में जो विटामिन्स और मिनरल पाए जाते हैं, और यही जनरली हम इंडियंस क्या करते हैं, कम खाते हैं। तो इस वजह से हमारी जो डाइट हुई, बैलेंस डाइट, वो कैसी हो गई, वो कमज़ोर पड़ गई, और इस वजह से हम कुपोषण से ग्रसित हो जाते हैं।
तो पहला जो आपको ध्यान रखना है कि हिंदुस्तान का जो भोजन व्यवस्था है उसमें सबसे पहली चुनौती जो है वो कुपोषण की है स्टूडेंट। तो कुपोषण कोई रोग नहीं, पोषक तत्वों की कमी का परिणाम है। तो मैं यही लिख दे रहा हूं कि माल न्यूट्रिशन जो है वो न्यूट्रिएंट्स की लैक है, पोषक तत्वों की कमी का परिणाम है। ये चीज याद रहेगा, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इसी को हम कहते हैं माल न्यूट्रिशन। अब चलते हैं नेक्स्ट मूव की तरफ। दूसरा कारण है स्टूडेंट गरीबी। अब आप समझिए हम लोगों को कैसा भोजन करना चाहिए। तो आप में से ज़्यादातर लोग बोलेंगे कि सर हम इंडियंस को जो भोजन करना चाहिए वो ऐसा भोजन करना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, फाइबर हो, और ऐसे आहार को जिसमें ये सारे पोषक तत्व हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, इसी को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। अरे हाँ या ना। लेकिन आपको एक चीज़ पता है स्टूडेंट कि विटामिन्स और मिनरल्स ये हमको किससे मिलते हैं? ये हमको मिलते हैं फलों से, वैसे ही महंगे हैं, हरी सब्जियों से, वैसे ही महंगी हैं, ड्राई फ्रूट से, वैसे ही महंगे हैं। तो आप मुझे बताइए, क्या ये जो रीज़न है गरीबी के कारण हर इंडियंस दाल, प्रोटीन, चावल, कार्बोहाइड्रेट, तेल, इनका जुगाड़ तो कर लेता है। दाल, चावल, तेल, इनका जुगाड़ तो कर लेता है, लेकिन फलों, ड्राई फ्रूट, कुछ फाइबर वाला आहार जो जनरली महंगे होते हैं उनको वो शामिल नहीं कर पाता है अपनी डाइट में। तो इस तरह से कौन सा भोजन उससे मिस हो जाता है गरीबी की वजह से? तो गरीबी की वजह से व्यक्ति का बैलेंस डाइट मिस हो जाता है। और इसका रीजन भी है स्टूडेंट कि खाद्य पदार्थों की कीमत ज़्यादा है। जैसे एप्पल, कितने रुपए किलो है एप्पल? 200 रुपये केजी है एप्पल। पोमेग्रेनेट की बात करें, अनार की बात करें तो 250 रुपीज़ केजी, मतलब लगभग इतना ही होगा। मतलब कुल मिला के आपको याद रखना है कि फल, सब्जियां और ड्राई फ्रूट महंगे होते हैं। इस वजह से समाज का मध्यम वर्गीय परिवार इनको नहीं खरीद पाता, और नहीं खरीद पाता तो खा नहीं पाएगा, और खा नहीं पाएगा तो पोषण नहीं मिल पाएगा। इतनी सी समस्या है। तो गरीबी की वजह से सबसे ज़्यादा जो पूर्ण पोषक तत्व युक्त भोजन है वो इन लोगों को नहीं मिलता है स्टूडेंट। किन लोगों को नहीं मिलता है? जो रूरल एरियाज़ के लोग होते हैं, जो ग्रामीण परिवेश के लोग होते हैं। लेकिन अर्बन एरिया के लोगों को, शहरी क्षेत्र के लोग थोड़ी बहुत अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस रहते हैं, हेल्थ के प्रति संवेदनशील रहते हैं, सेंसिटिव रहते हैं। तो वो क्या करते हैं स्टूडेंट कि जो हेल्थ के प्रति संवेदनशील होते हैं या हेल्थ के प्रति जो सेंसिटिव होते हैं शहरी क्षेत्रों के लोग, वो फिर भी फल, फ्रूट, सब्जियां और न्यूट्रिएंट्स वाला फूड को वो क्या करते हैं? वो अपने भोजन में शामिल कर ही लेते हैं। लेकिन ग्रामीण एक बहुत बड़ा मास जो है वो अपनी सिर्फ ज़रूरतों का भोज्य पदार्थ खा पाता है, ये वाला छोड़ देता है। मतलब और रीज़न है गरीबी। तो गरीबी भी दरअसल में एक रीज़न है जिस वजह से फूड जो है वो हम तक पहुंचता तो है, लेकिन हम सारे संसाधन नहीं जुटा पाते हैं पोषक तत्वों वाले। इसी में एक और चीज़ मैंने दे दी स्टूडेंट, खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा का मतलब है कि भोजन जो है वो आप तक पहुंचे, भोजन का सही तरीके से आप यूटिलाइज करें कि भोजन पहुंच तो गया है, अब उसे बर्बाद ना होने दें, आप उसे खराब ना होने दें, उससे स्पॉइल ना होने दें। मतलब जो भोजन आपके सामने रखा है आप उसको सही तरीके से यूज़ कर लें, यही कहलाती है खाद्य सुरक्षा। तो हिंदुस्तानियों में खाना जब आ जाता है या फल और सब्जियां आ जाती हैं जैसे ग्रामीण परिवेश में, तो हम क्या करते हैं? उसका सही तरीके से रखरखाव नहीं कर पाते हैं। तो जिस वजह से जो फल और सब्जियां हैं या जो अनाज है वो ख़राब होता है। आपने देखा होगा कि सरकार किसानों से गेहूं खरीद के, चावल खरीद के जो है स्टोर हाउस में रख लेती है, लेकिन कई बार वो स्टोर हाउस इतना लिमिटेड हो जाता है कि अनाज बाहर पड़ा रहता है
और जब बारिश गिरती है तो आपने बहुत से ऐसे केस देखे होंगे कि जो सहकारी समितियां होती हैं जहां पर अनाज स्टोर किया जाता है वो क्या हो जाता है स्टूडेंट, वो रखा रखा सड़ जाता है, गल जाता है। मतलब ये भी तो एक तरह से क्या हुआ स्टूडेंट, फूड वेस्टेज ही हुआ, ये भी तो एक तरह से खाद्य अपव्यय ही हुआ। हम उसका ढंग से क्या नहीं कर पाए, स्टोरेज नहीं कर पाए, हम उसका ढंग से भंडारण नहीं कर पाए। और जब हम भंडारण नहीं कर पाए तो आपको एक डाटा बताऊं, आज भी हिंदुस्तान की 20% आवाम भूखी सो रही है। और भूखी सो रही है का मतलब क्या है, यही जो खराब हो रहा है फूड, जो बरसात की वजह से बाहर रखा रखा सड़ गया, चूहों की वजह से वो खराब हो गया, या चूहों के पेट का निवाला बन गया वो, लेकिन हिंदुस्तानियों की थाली तक नहीं पहुंचा, यही कहलाता है फूड लॉस होना। मतलब दूसरा जो पॉइंट है वो है संसाधनों का सही तरीके से रखरखाव ना होना। अब कृषि उपज का मतलब यदि गेहूं या चावल 100% है तो उसमें से लगभग 30 to 40% जो है स्टोरेज में नष्ट हो जाता है, रखने के तौर तरीके में गलती हो जाती है, नमी नहीं देख पाते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी होती है, भंडारण नहीं कर पाते हैं इस तरह से। और कई बार हम क्या करते हैं, जब उस फूड को प्रसंस्कृत करते हैं, प्रसंस्कृत करने का मतलब होता है स्टूडेंट, जैसे गेहूं आ गया हमारे घरों में, अब बहुत ज़्यादा मात्रा में आ गया तो वो सड़ सकता है, तो गेहूं से हमने क्या किया, पीसा, उसका आटा बना लिया। अब आटे से ब्रेड बना सकते हैं, आटे से सेवई बना सकते हैं, आटे से बिस्किट बना सकते हैं, इसको कहते हैं प्रोसेस करना। तो प्रोसेस करने से जो फूड बना उसी को प्रोसेस फूड कहते हैं। तो प्रोसेस फूड जब बनता है तो उसके पहले जो आटा है, जो प्रोसेस की गई चीज़ है, अगर वही खराब हो जाए, उसमें नमी आ जाए, उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमारे इंडिया में अभी भी कोल्ड स्टोरेज की कमी है। हिंदुस्तानियों में स्पेशली ग्रामीण अंचल में फल और सब्जियां तो खूब उपजती हैं, लेकिन फल और सब्जियों में जल की मात्रा अधिक होने से, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, कि जो फल और सब्जियाँ होती हैं उनमें ये चीज़ ज़्यादा होने से, वाटर का परसेंटेज ज़्यादा होता है, तो वे सड़ जाती हैं, वे गल जाती हैं। ये है स्टूडेंट सच्चाई। तो सब्जियों के खराब होने का कारण क्या है, या फलों के खराब होने का कारण क्या है, एक्सेसिव परसेंटेज ऑफ वाटर, जल का आधिक्य, इसको हम कहते हैं। अब इसके बाद अगले पॉइंट पर हम चलते हैं, और अगला पॉइंट ये है कि पॉपुलेशन प्रेशर एंड अर्बनाइजेशन। पॉपुलेशन का प्रेशर का मतलब क्या है, आज हिंदुस्तान की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, बहुत तेजी से, हमने चाइना को पछाड़ दिया है और हम नंबर 1 पोजीशन पर आ गए हैं। तो जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, तो हमारी मतलब सरकार की और किसानों की विशेष जवाबदारी हो जाती है कि हर बार जो नया बच्चा पैदा हो उसके लिए फूड भी अवेलेबल हो। तो ये एक भारी समस्या है कि हम जनसंख्या तो तेजी से क्या करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन क्या किसान अपना दायित्व सही से निर्वहन कर रहे हैं। तो आपको भी पता है कि आज ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज जैसी परेशानियों की वजह से किसान खेती जोड़ रहे हैं, और कहाँ की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं स्टूडेंट, वो शिफ्ट हो रहे हैं अपने रोजगार की तरफ, वो शिफ्ट हो रहे हैं कमर्शलाइजेशन की तरफ, औद्योगिकीकरण की तरफ। तो किसान यदि खेती नहीं करेगा तो फिर थाली में अनाज कहाँ से आएगा, सरकार क्या डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम हिंदुस्तानियों का चरघातांकी रूप में बढ़ना, बड़े तेजी से जनसंख्या वृद्धि करना, इसी वजह से जो किसान हैं उनका खेती छोड़ना, और किसानों का यदि खेती छोड़ना तो फिर लोगों की थाली में भोजन ना आ पाना, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। तो आज के समय पर जनसंख्या वृद्धि जो है ये एक बहुत बड़ा पैरामीटर है खाद्य चुनौती का। तो इतनी जनसंख्या में अगर आपको चाहिए है तो आपको खाद्य उत्पादकता सुनिश्चित करनी होगी। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आज भी झुग्गी झोपड़ियां हैं स्पेशली शहरी क्षेत्रों में, वहां पर भोजन उपलब्ध कराने की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, पौष्टिक भोजन और ताजा भोजन उपलब्ध कराना ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। जो झुग्गी और झोपड़ियों में जो लोग रहते हैं वो रात का खाना सुबह खाते हैं और निकल जाते हैं काम पे, फिर वो रात में आते हैं, खाना बनाते हैं, पेट भरते हैं, सो जाते हैं, पोषक तत्वों से कोई लेना देना नहीं, बस पेट भर जाए इसी जद्दोजहद में वो लगे रहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि हिंदुस्तानियों में जहाँ लोग, या हिंदुस्तानियों की एक बेसिक मेंटेलिटी कि यहाँ लोग सिर्फ पेट भरने पर ध्यान फोकस करते हैं,
पोषण युक्त या गुणवत्ता युक्त भोज्य पदार्थों के सेवन पे उनको यकीन नहीं है। और जिन लोगों को इसका यकीन है कि गुणवत्ता युक्त या पोषण युक्त भोज्य पदार्थ का सेवन किया जाए, तो पोषण युक्त या गुणवत्ता युक्त भोज्य पदार्थ महंगे भी हैं काफ़ी, तो जिस वजह से ये नहीं हो पाता है। तो दूसरा प्रॉब्लम क्लियर हो गया कि क्या रीज़न है जिस वजह से लोगों की थालियों तक खाना नहीं पहुंच पा रहा है, वो हमारी जनसंख्या वृद्धि है। और शहरी क्षेत्रों में, अच्छा एक बात अच्छे से याद रखिएगा, ग्रामीण लोग रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो ग्रामीण जो लोग शहरों की तरफ अग्रसर हो रहे हैं वो किसान ही तो हैं ज़्यादातर, जो किसान ही किया करते थे। जैसे आप कभी अपने फादर को देखिएगा, वो ज़्यादातर अगर किसान होंगे तो आप तो उनके बेटे हैं ना, आपको भी किसान बनना चाहिए था। लेकिन आप तो क्या कर रहे हैं कि पेन और पेज लेकर सरस्वती माता की अलग जगा रहे हैं, मतलब आप तो ऑफिसर बनने की सोच रहे हैं। तो जो आपके फादर ने बहुत सारे लोगों का पेट भरा है कृषक बन के, हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी बनकर, वो व्यवस्था तो आपने ठुकरा दी। लेकिन ठीक है, अगर आपने ठुकरा दी तो आप दूसरे तरीके से देश को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि आपके फादर की जगह किसी को लेनी चाहिए, अर्थात किसान की? वो जो कृषि कार्य करते थे, अगर आप वहां से हट रहे हैं तो फिर दूसरे किसी को उस जगह पर जाना चाहिए, ताकि और भी बहुत सारे लोगों को या आप जैसे बहुत सारे लोगों का आगे चल के पेट भरता रहे। तो सच्चाई यही है स्टूडेंट कि रोटी आज भी जो मिलेगी वो फील्ड से ही मिलेगी। गूगल या आईटी सेक्टर रोटी नहीं देगा हमको। किसानों का एक बार नहीं, बारंबार आभार, नमस्कार, प्रणाम सब होना चाहिए, क्योंकि किसान जो है उसी की मेहनत का नतीजा है, या उसी का पसीना जो है वो हमारी थालियों में चमचमाते सोने के रूप में जो है फलीभूत होता है। और उसी का आशीर्वाद दरअसल में जब हम खा रहे होते हैं तो एक बार उसके लिए ब्लेसिंग तो बनती ही बनती है। तो कहने का सीधा सा मतलब हुआ ये कि इस चैप्टर में आप देख रहे हैं ना, बातें कहाँ की कहाँ पहुँच रही हैं, क्योंकि चीज़ें कनेक्टेड ही हैं, चैप्टर ही ऐसा है, वैचारिक भाषा को खोलने का चैप्टर है ये। अब अगला जो पॉइंट है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना परंपरागत भोजन, जैसे हम हिंदुस्तानियों का ट्रेडिशनल फूड क्या है, हम हिंदुस्तानियों का परंपरागत भोजन क्या है। जैसे याद करिए, आपके पापा मम्मी जो हैं वो आज भी क्या खाना पसंद करते हैं स्टूडेंट? तो आप बोलेंगे आपके पापा मम्मी जो हैं वो पोहा खाना पसंद करते हैं, वो हलवा खाना पसंद करते हैं, वो दाल खाना पसंद करते हैं, चावल खाना पसंद करते हैं, रोटी खाना पसंद करते हैं, सब्जी खाना पसंद करते हैं। तो कहने का सीधा सा मतलब हुआ ये कि आपके पिताजी का ट्रेडिशनल फूड वही है जो आपके दादाजी का था और पुरानी जनरेशन का था। लेकिन आज जो मॉडर्न जनरेशन एंटर कर रही है, आज जो नई पीढ़ी आ रही है जिसको जेन जी कहते हैं, तो जो न्यू जनरेशन है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, न्यू जनरेशन जो है ये, उसको ये सब नहीं पसंद आता। उसको तो चाहिए पिज्ज़ा, उसको चाहिए बर्गर, उसको चाहिए हॉट डॉग, मतलब कुल मिला के उसको चाहिए फास्ट फूड। क्या चाहिए स्टूडेंट? उसको फास्ट फूड। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, उसको चाहिए फ्रेंच फ्राइज। इस दुनिया में सबसे डेंजरस कोई फूड है, सबसे डेंजरस, उसका नाम है फ्रेंच फ्राइज। ये मेरा स्टेटमेंट याद रखिएगा। फ्रेंच फ्राइज जो है वो इस चीज के अंतर्गत आता है स्टूडेंट, इस चीज के अंतर्गत आता है फ्रेंच फ्राइज। मैं यहां लिख भी देता हूं, सबसे डेंजरस, सबसे खतरनाक फूड जो हमारी हेल्थ को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है वो है फ्रेंच फ्राई। वो पोटैटो के चिप्स जो होते हैं, वो डीप फ्राइड जो होते हैं, ये फ्रेंच फ्राइज। तो दरअसल में ये डीप फ्राई पोटैटो चिप्स हैं या डीप फ्राई कोई भी मटेरियल है स्टूडेंट, उसमें एलडीएल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल भर भर कर होता है, भर भर कर होता है। और ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है इसको हम खराब कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ये बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के अंदर जाता है और हमारी जो आर्टरी होती हैं उनमें चिपक जाता है, प्लग बना लेता है, और हमको एक समस्या से ग्रसित करता है जिसको मैंने फैट में भी पढ़ाया था, एथेरोस्क्लेरोसिस। और यदि आपकी इनर वॉल में, धमनी की, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होना शुरू हो गया एलडीएल वाला,
तो 101% है, आपकी डेथ हार्ट अटैक से होगी ही होगी। आज के समय पे जितने भी बच्चे हैं, या आज के समय पे ज़्यादा फिल्म स्टार हैं, या आज के समय पे जो मॉडर्न लाइफस्टाइल को कैप्चर करने वाले लोग हैं, उन्हीं में हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं, क्योंकि फास्ट फूड जो है वो एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट और मैक्सिमम फैट का मिक्सचर होता है। फास्ट फूड में बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है, मतलब शर्करा बहुत ज़्यादा होती है, फैट का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है, और ये दोनों के दोनों अगर ज़्यादा मात्रा में आप खाओगे, या तो हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर होंगे, या तो आपको मोटापा आएगा, या तो आपको डायबिटीज़ आएगा, या तो हाइपोकोलेस्ट्रोलीमिया आएगा। ये है कहानी स्टूडेंट। तो आप अवॉइड कीजिए ऐसे भोजन को। इसी तरह से एक ये वर्ड लिखा है स्टूडेंट, प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड का मतलब सिंपल सा मैं समझा देता हूँ आपको। आलू बहुत ज़्यादा एक पर्टिकुलर सीजन में हुआ, खराब ना हो जाए, हमने आलू को उठाया और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ को दे दिया। मल्टीनेशनल कंपनीज़ ने आलू को लिया, उनको बढ़िया धोया और काटा, बढ़िया स्लाइसेस के फॉर्म में चिप्स बना लिए। और चिप्स में आपने देखा होगा कि ये जो चिप्स आप खाते हैं, डोरेटॉस हो गया या जो भी मार्केट में मिलता लेस, कभी इनका चिप्स को जब आप तोड़ते हैं तो अपने मुंह पे देखिएगा परसेंटेज ऑफ NaCl मैक्सिमम होता है। और मेरे को ये तो पता है कि आपने इतनी साइंस तो जरूर पढ़ी होगी कि NaCl में जो सोडियम होता है उसमें ये दम होता है, ये कैपेबिलिटी होती है कि बोन में जो कैल्शियम होता है उसको रिप्लेस कर सके। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिए स्टूडेंट, हम लोग जो भोजन में नमक खाते हैं ये हमारे बॉडी के लिए मोर देन एनफ है, परफेक्ट है। लेकिन जो आप प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, स्पेशली गर्ल्स की मैं बात कर रहा हूँ, गर्ल्स इसकी दीवानी होती हैं, प्रोसेस्ड फूड की और फास्ट फूड की भी, लेकिन अभी मैं प्रोसेस्ड फूड बोल रहा हूँ। चिप्स खाने उनको बहुत पसंद है ना। तो जब वो ये चीज़ खाती हैं प्रोसेस्ड फूड, तो उसमें NaCl का परसेंटेज ज़्यादा होता है, और NaCl का परसेंटेज ज़्यादा होता है मतलब ज़्यादा नमक होता है, और ज़्यादा नमक ब्लड प्रेशर कॉज करता है। NaCl का ज़्यादा डाइट जो है वो ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, BP बढ़ाता है स्टूडेंट, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जो प्रोसेस्ड फूड होता है उसमें जो NaCl ज़्यादा होता है, यही NaCl आपकी जो बोन होती है, आपकी जो हड्डियाँ होती हैं, उन हड्डियों में कैल्शियम फॉस्फेट होता है। तो आपकी हड्डियों में जो ये कैल्शियम फॉस्फेट होता है, ये कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है, तो जो NaCl में Na होता है ये आपके हड्डियों के अंदर चला जाता है और कैल्शियम को बाहर कर देता है बोन से। तो कैल्शियम यदि बाहर हो जाएगा बोन से, तो आपने शुरू से पढ़ रखा है कि हड्डियों को मजबूती कौन सा मिनरल देता है, तो हड्डियों को मजबूती कैल्शियम देता है। और कैल्शियम कहाँ हो गया? बाहर। तो हड्डियाँ क्या हो जाएंगी? सोडियम के अंदर जाने पर वीक हो जाएंगी। तो ये लीजिए, फास्ट फूड और प्रोसेस फूड जो है, तो प्रोसेस फूड में NaCl ज़्यादा होता है, फास्ट फूड में फैट और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। ये ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पर ऊपर बना भी दे रहा हूँ कि प्रोसेस्ड फूड में NaCl ज़्यादा होता है, इसका परसेंटेज ज़्यादा होता है, और वसा और शर्करा फास्ट फूड में ज़्यादा होती है। तो कौन कौन सी समस्याएं पैदा हो रही हैं समझ लीजिए। मतलब एक चीज़ आप समझिए, मैं फाइनल कंक्लूड कर रहा हूँ। यदि आप फ्रेंच फ्राइज़ खाते हैं स्टूडेंट, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है और फैट ज़्यादा है। जैसे ही आपने खाया, अंदर गया फ्रेंच फ्राइज़, वो आपके अंदर जाकर बनाता है LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसको कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। और ये बैड कोलेस्ट्रॉल रक्त में रहता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पहुंच जाता है। आपके कुछ निवाले खाने से ही रक्त में बहुत ज़्यादा मात्रा में LDL बनने लगता है, या LDL पहुंच जाता है। और ये LDL ज़्यादा मात्रा में पहुंच गया ब्लड में, तो एक बीमारी होती है हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। आप लोग लिपिड का चैप्टर देखिएगा जो मैंने पढ़ाया है। और हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया के बाद जो प्रॉब्लम होती है आपको, वो होती है एथेरोस्क्लेरोसिस, कि जो ये कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा मात्रा में LDL ये धमनी की आंतरिक सतह पर चिपकने लगता है। और जैसे ही एथेरोस्क्लेरोसिस हुई आपको, कुछ समय बाद आपको हार्ट अटैक आ जाएगा और आपकी डेथ हो जाएगी। इसी समस्या से बचने के लिए कुछ लोग कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट के रूप में स्टैटिन लेते हैं या एटोरवास्टेटिन लेते हैं। और जिनको हार्ट अटैक होता है, माफी चाहता हूँ, हार्ट अटैक के पहले जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, वो लोग हमेशा लिया करते हैं बीटा ब्लॉकर मेडिसिन, जैसे एटेनोलॉल, प्रोपेनोलॉल वगैरह।
तो यदि आप इस तरह की दवाइयाँ लेते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मलाइज रहता है। तो आज के समय पे हमारा ट्रेडिशनल फूड हम भूल गए हैं, हम मॉडर्न फूड की तरफ चले आए हैं, और मॉडर्न फूड हमने इस लेवल पर खाना शुरू किया है कि अपनी नस्लों को खोखला करके रख दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि पिज़्ज़ा, बर्गर, हॉट डॉग, ये जो फास्ट फूड है, ये प्रोसेस फूड है, आप इनसे बचेंगे और अपनी आने वाली जनरेशन को बेहतर करेंगे। अदरवाइज एक खोखला बच्चा खोखला ही स्वर्णिम भारत दे पाएगा, या खोखला बच्चा खोखला भारत ही दे पाएगा, स्वर्णिम भारत की तुलना उससे नहीं की जा सकती। चलते हैं अगले पॉइंट पे, कृषि। हिंदुस्तान की जो कृषि है, इसने भोजन को सभी घरों तक पहुंचाने में बाधक की भूमिका निभाई है। दरअसल में मैं इसलिए कृषि को जवाबदार ठहरा रहा हूं, कृषि भी उत्तरदायी नहीं है इस चीज के लिए। दरअसल में कृषि जिस पर डिपेंडेंट है वो उत्तरदायी है। दरअसल में हिंदुस्तान की जो कृषि है वो बेस्ड ऑन क्लाइमेट चेंज, मानसून पे बेस है। और मानसून पे बेस होने का सीधा सीधा सा मतलब है स्टूडेंट कि हिंदुस्तान की जो खेती है वो मानसून पे बेस है। और आपको पता है कि बारिश पहले जो 4 महीने गिरती थी तो वो गेहूं और चावल को सफिशिएंट न्यूट्रिशन देती थी, गेहूं और चावल को वो सफिशिएंट मॉइस्चर देती थी, जिस वजह से प्लांट ग्रो अप होता था। अब जब से ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्रीन हाउस गैसों का इमिशन ज़्यादा हुआ है, और ग्रीन हाउस गैसों के ज़्यादा इमिशन की वजह से जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से वर्षा के स्वरूप में परिवर्तन आया है। तो आप देख रहे हैं कि 12 महीने में अब 8 महीने तो गर्मी पड़ रही है, और 2 महीने जो हैं वो पड़ रही है स्टूडेंट, क्या वो पड़ रही है बरसात, और 2 महीने पड़ रही है ठंड। मतलब पूरा का पूरा सीजनल चेंज जो है वो कैसा हो चुका है, वो अनबैलेंस हो चुका है। तो वर्षा जिसको 4 महीने गिरना चाहिए था इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से, अब वो गिर रही है सिर्फ 2 महीने। तो खाक कृषि होगी, खाक उपज होगी, खाक पैदावार होगी, खाक किसान जो है वो अनाज को ग्रो अप करेगा, क्योंकि फसलों के राइपनिंग का टाइम ही 4 मंथ होता है, 5 मंथ होता है, और 2 महीने बारिश गिर जाएगी तो फिर किसानों को अलग से वाटर देना होगा। और हिंदुस्तान में वाटर रिसोर्सेज वैसे ही कम है, हिंदुस्तान में सिंचाई के साधनों का वैसे ही अभाव है। मतलब कहानी एकदम क्लियर है कि सिंचाई के साधन वैसे ही नहीं थे, नदियाँ झीलें जो थीं वो तो थीं, लेकिन जब से ये क्लाइमेट चेंज में टेम्परेचर ने बढ़त ली है, मानो कृषि को सूखे की आड़ में धकेल दिया है। और यदि कृषि पे सूखा पड़ेगा तो आपकी थालियों में भी सूखा पड़ना लाजमी है, मतलब भोजन आपको वहाँ नहीं दिख पाएगा। तो कृषि जो है, इंडियन कृषि, वो क्लाइमेट पे बेस है, और क्लाइमेट भी फूड प्रोडक्शन को क्या कर रहा है, अफेक्ट करता है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भोजन को थालियों में पहुंचने से कौन रोक रहा है, तो वो है क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज क्यों होता है स्टूडेंट? अच्छा एक बात मेरे को बताइए, आपने अक्सर करके न्यूज़पेपर में सुना होगा क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, क्या ये दोनों के दोनों सेम होते हैं? बिल्कुल नहीं। मैं क्लू बता रहा हूं, इसको हमेशा याद रखिएगा। जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं ना, ग्रीन हाउस जो गैसें होती हैं, इनका परसेंटेज जब बढ़ता है तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है इसी को कहते हैं स्टूडेंट ग्लोबल वार्मिंग। सो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ही होता है कि टेम्परेचर का इंक्रीज होना, नॉर्मल जो अर्थ का टेम्परेचर है उसका एक्सेस होना। और अब जो बात बोल रहा हूं उसको आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, जब भी टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो जो हमारे खाद्यान्न फसलें होती हैं, मतलब गेहूं चावल, ये ज़्यादा टेम्परेचर पर सर्वाइव नहीं कर पाती, इनकी जो प्रोडक्शन है वो अफेक्टेड होती है। तो टेम्परेचर जब भी ज़्यादा होगा तो निश्चित रूप में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गेहूं और चावल, मतलब इन ट्रेडिशनल क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो कम होगा। और ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है टेम्परेचर का ज़्यादा होना, और इसी चीज़ का परिणाम या इसी चीज़ को दुनिया देखती है क्लाइमेट चेंज के रूप में। मतलब ग्लोबल वार्मिंग को दुनिया का जो स्वरूप दिखाई देता है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग में हम देखते हैं कि
टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघल रही है, कभी किसी जगह पर एकदम से क्या आ जा रही है, फ्लड आ जा रही है। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से क्रोमोसोमल नंबर तक अफेक्ट हो रहा है। तो कहने का मतलब है ग्लोबल वार्मिंग का जो परिणाम दुनिया देख रही है उसे क्लाइमेट चेंज कहते हैं। तो इस वजह से गेहूं और चावल जो मेन क्रॉप फसलें हैं हमारी, उनके प्रोडक्शन में क्या है, कमी दर्ज की गई है। दूसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हिंदुस्तान के 86% जो किसान हैं, इनके पास जो टोटल जमीन है वो एक तो छोटे 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 टुकड़ों में है, और वो टोटल जो मास होता है वो 2 हेक्टेयर से भी कम है। इसको हिंदी में कहते हैं सीमांत जोत। सीमांत जोत का मतलब है कि एक आइडियल उतना फील्ड होना चाहिए क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, जिसमें कि जब आप सीड को क्या करें, ग्रो अप करें, तो आपको प्रोडक्टिविटी हाई मिले। लेकिन जब आप फसलों के बीजों को छोटे परिक्षेत्र में बोते हैं तो उस वजह से पैदावार जो है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है, कम होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब बड़े स्केल पर कृषि की जाती है ना, कमर्शियल सेक्टर पर कृषि की जाती है, तो वो छोटे छोटे खेतों की मेड़ जो होती है ना, उसको अलग कर लेते हैं। मतलब हिंदुस्तान में 10 खेतों में खेती होती है, इसलिए प्रोडक्शन बहुत कम आता है। और वेस्टर्न कल्चर में अगर 10 खेत होते हैं तो उन 10 खेतों में जो मेड़ होती है उन सबको अलग करके एक बड़ा खेत बना लिया जाता है। और बड़े खेत में अगर प्रोडक्शन होगा तो ऑब्वियसली सी बात है ज़्यादा ही होगा। तो आपको एक सिंपल सा वर्ड, ये डाटा याद रखना है कि हिंदुस्तानियों के पास जो खेत हैं उनमें 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है उनके पास, और इतने कम छोटे 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 फील्ड में यदि आप एग्रीकल्चर करेंगे तो नो डाउट बेनिफिट तो होगा, लेकिन उतना बेनिफिट नहीं होगा जिससे हिंदुस्तानियों की भूख, स्पेशली 2 टाइम की और वो भी थाली की, शांत की जा सके। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है स्टूडेंट। इसको सीमांत जोत कहते हैं हिंदी में, और 2 हेक्टेयर से कम भूमि जनरली किसान के पास होती है, और यही उसका सबसे बड़ा रीज़न है। परंपरागत कृषि पद्धतियों में कमी। अब एक सिंपल सी चीज़, आपको ऑलरेडी एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि जो कृषि हुई है वो नवपाषाण काल से हुई है। क्रोमैग्नन मानव ने कृषि करना सबसे पहले सीखा, उसी ने पशुपालन सीखा, मतलब एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के लिए क्रोमैग्नन ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल है। और शुरुआत में जो खेती हुई है ऑर्गेनिक फार्मिंग हुई है, जिसमें बायो पेस्टिसाइड, बायो फर्टिलाइजर, बायो वीडिसाइड का यूज़ हुआ है। मतलब प्रकृति के इंग्रेडिएंट को ही एग्रीकल्चर में हमने क्या किया है, यूज़ किया। तो कभी उस खेती ने हमको कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं दिए। और आप बिलीव नहीं करेंगे स्टूडेंट, जब से विश्व में खेती का प्रारंभन हुआ है, और चूंकि हम इंडियन है तो हम इंडिया में ले लेते हैं, जब से इंडिया में खेती का प्रारंभन हुआ है तब से लेके 1966 तक, तब से लेके साल 1966 तक, ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान में ऑर्गेनिक फार्मिंग ही प्रमोट हुई है। लेकिन बीच में हमारी खेती को पता नहीं किसकी नज़र लगी, और वो नज़र है स्टूडेंट, आपको ध्यान रखना है, वो नज़र है हरित क्रांति की। और हरित क्रांति में हमने रसायनों का भर भर कर इस्तेमाल किया। तो जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हम यूज़ करते थे, हरित क्रांति के बाद हम केमिकल फर्टिलाइज़र पर आ गए। जो वीडिसाइड हम यूज़ करते थे ऑर्गेनिक, फिर उसके बाद हम केमिकल पर आ गए। मतलब रसायन युक्त खेती को हमने स्टार्ट किया, केमिकल फार्मिंग हमने स्टार्ट की। उस वजह से हमारी जो ट्रेडिशनल फार्मिंग थी, ऑर्गेनिक फार्मिंग, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गई। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आज के समय पे जिन जगहों पर, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश के कुछ एरिया हो गया, यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन के पॉजिटिव एस्पेक्ट मिले थे हमको देखने को, आज वही खेत और वही जमीनें बंजर होने की कगार पर डली हैं, क्योंकि रसायनों का भर भर कर इतना इस्तेमाल हुआ है ग्रीन रेवोल्यूशन में कि आज थार का मरुस्थल और उन क्रॉप की जो सॉइल है, लगभग उनका लेवल एक ही आ रहा है। तो हमने कहीं ना कहीं अपनी परंपरागत कृषि पद्धतियों को भुला दिया है। इसी वजह से भी प्रोडक्शन कम हुआ है। भले कुछ टाइम के लिए हाइक मिली हमको 10 ईयर्स के लिए, लेकिन उसके बाद फिर वही हाल। तो ये चीज भी हम आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अब इसी में एक सिंपल सी चीज है कि भारत में 60% जो एग्रीकल्चर होता है वो टोटली क्लाइमेट, मतलब रेनिंग पे बेस होता है।
60%, 100 में से 60% किसान सिर्फ बरसात के पानी पे ही उम्मीद लगा के और अपनी फसल को उपजाते हैं। और आपको भी पता है कि अब खेती का स्वरूप जो है वो 4 महीने से घट के 2 महीने हो गया पानी की वजह से। तो किसान भी जो है वो अपना रियल वर्क जो है वो छोड़कर दूसरे किसी और बिजनेस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और रही कस्सी कसर जो है वो सूखा, बाढ़, अनियमित मौसम, कहने का मतलब है ये क्लाइमेट चेंज के ही दरअसल में रिजल्ट हैं स्टूडेंट। तो क्लाइमेट चेंज के डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट ने क्या किया है, वर्षा के स्वरूप में परिवर्तन करके खाद्यान्नों के उत्पादन को बहुत हद तक कम कर दिया है। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि जलवायु परिवर्तन हमेशा घाटे का ही सौदा है। दलहनी और तिलहनी फसलें, जिसको लेग्यूमिनस क्रॉप कहते हैं, उनके प्रोडक्शन में हाइक मिली है, लेकिन हमारा जो मेन फूड है गेहूं चावल, उसके प्रोडक्शन में कमी दर्ज की गई है। और यही चीज़ जब मोदी जी को, मतलब सेंट्रल मिनिस्ट्री को या कैबिनेट मिनिस्ट्री को पता चली कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी जो मेन क्रॉप है गेहूं चावल, इनके प्रोडक्शन में कमी दर्ज हो रही है, तो फिर एक जरिया निकाला गया मिलेट। मिलेट जो है उसको सुपर फूड कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर ज़्यादा होने वाली सिचुएशंस में भी कम पानी के साथ भी इजीली ग्रो कर लेता है। मतलब वाटर ज़्यादा नहीं चाहिए, एक्सेस वाटर की नीड नहीं है, थोड़ी बहुत पानी भी मिल जाए मिलेट को तो काम हो जाएगा। तो ये एक फ्यूचरिस्टिक विजन है, ये एक आस है, ये एक होप है फ्यूचर की, मिलेट। इसी वजह से आजकल ज़्यादातर इसकी चर्चा भी हो रही है। यूरिया और डीएपी के उपयोग से हमने भले ही प्रोडक्टिविटी 66 से 77 के बीच में 10 सालों में इतनी हासिल की स्टूडेंट कि हमने सेल्फ सफिशिएंट हुए एग्रीकल्चर में और दुनिया के दूसरे देशों तक को अवेलेबल कराया फूड। लेकिन जिन खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर डाले गए थे, जिन खेतों में केमिकल पेस्टिसाइड डाले गए थे, साल 1984 में पंजाब गवर्नमेंट ने सबसे पहले अनाउंस किया कि ग्रीन रेवोल्यूशन में यूज होने वाले रसायनों का प्रयोग प्रतिबंधित किया जाए, क्योंकि डीडीटी का जो अमाउंट है वो ग्रेन्स में पाया गया है, अनाज में पाया गया है। और जो लोग ऐसे अनाज का सेवन कर रहे हैं जिनके अंदर रसायन हैं, उनमें एक स्पेसिफिक टाइप की एलर्जी, एक स्पेसिफिक टाइप का हेडेक, हार्मोनल डिसबैलेंस जैसी बहुत सी प्रॉब्लम आई। तो इसी वजह से रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से भले ही प्रोडक्शन शुरू में बढ़ा, लेकिन आज जिन जमीनों में रासायनिक उर्वरकों का मतलब यूरिया डीएपी ज़्यादा यूज हुआ है, अब वो ज़मीनें एकदम बंजर ही हैं लगभग। इसी वजह से जो स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कह रही है कि रसायनों का प्रयोग कम से कम करिए। भाई यूरिया और डीएपी पे अभी भी सब्सिडी मिल रही है ना, मतलब गवर्नमेंट ये थोड़ी ना कह रही है कि बंद ही कर दो। केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करिए लेकिन कम से कम, और उसकी बजाय आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स यूज करिए। ये है कहानी। मतलब रासायनिक उर्वरकों ने भी 10 साल, 20 साल, 30 साल तक फूड अवेलेबल कराया हमको बहुत अधिक मात्रा में, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने मृदा पर जो ड्रॉबैक दिखाने शुरू किए, सॉइल की फर्टिलिटी को कमज़ोर करना शुरू किया, तो फिर हम अपनी उसी फार्मिंग की तरफ अब लौट रहे हैं। मतलब कहने का हुआ ये, रासायनिक उर्वरकों ने अर्थात यूरिया ने, डीएपी ने, डीडीटी ने, हालांकि डीडीटी केमिकल पेस्टिसाइड है, इन रसायनों ने भी फूड को हमारी थाली तक पहुंचाने में रुकावट दर्ज कराई है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला है स्टूडेंट कि खाद्य वितरण और बर्बादी। अब ये खाद्य वितरण और बर्बादी का मतलब क्या होता है, इसको आप समझ लीजिए जरा। ये इसकी थोड़ा सा, हाँ, अब आप देखिए, जो खाद्य आपूर्ति है वो किसान जो है वो फील्ड से जनरेट तो कर रहा है, गेहूं और चावल वो प्रोड्यूस तो कर रहा है, आप हर साल डाटा देखेंगे टनों में, हेक्टेयर में आता है। लेकिन जब ये बड़ी मात्रा में गवर्नमेंट के पास पहुंचता है और गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से क्या नहीं कर पाती है, उसको स्टोर नहीं कर पाती है, स्टोर कर पाती है तो प्रोसेस नहीं कर पाती है, प्रोसेस कर पाती है तो सही तरीके से उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है, तो कुल मिला के भोजन आता तो ज़्यादा मात्रा में है
लेकिन बीच में जो चैनल है वो उसे बर्बाद कर देता है। और इसका नतीजा यही होगा कि जिन हिंदुस्तानियों को 20% दोनों टाइम का खाना नहीं मिल रहा है, अगर ये चीज़ नहीं होती तो उन लोगों को तो एटलीस्ट ये फूड का 5% भी मिलता, तो 15% लोग फिर भूखे रहते। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं फूड सप्लाई चेन में कुछ गड़बड़ी है जिसको हमको दुरुस्त करना होगा। और ये फूड चेन सप्लाई में हमारे पास में उचित भंडारण नहीं है, मतलब स्टोरेज नहीं है। स्टोरेज अगर मिल जाता है तो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ये कुछ ऐसे कारण हैं जिस वजह से लोगों की थाली तक फूड जो है वो नहीं पहुंच पा रहा है। अच्छा पॉइंट है, याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो एफएसओ देता है, एक दो क्वेश्चन मैंने देखे हैं ऐसे। फिर इसके बाद 2024 में, इसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा स्टूडेंट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। दरअसल में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ये एक आयरिस एनजीओ और जर्मनी की एक संस्था जारी करती है, और इसमें दुनिया के जितने भी देश शामिल होते हैं, क्या वो देशों की सरकारें या वो देशों के, स्पेशली सरकार को ही ज़्यादातर ठहराया जाता है, तो क्या देशों की जो सरकारें होती हैं वो अपने यहाँ की पॉपुलेशन को 2 वक्त का खाना मुहैया करा पाते हैं कि नहीं करा पाते, इसको लेकर पूरा का पूरा एक चार्ट प्रिपेयर होता है। हम भले ही टेक्नोलॉजी में स्पेस हो, डिफेंस हो, न्यूक्लियर हो, उसमें हम झंडे गाड़ रहे हों कि हम बिल्कुल अमेरिका, यूके जैसे देशों के साथ अगर हम इन टेक्नोलॉजी में खड़े हैं, तो वहीं जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट आती है जो इंटरनेशनल लेवल पर होती है, तो फिर हम इन रिपोर्ट में जब सरकार के द्वारा लोगों को फूड सप्लाई करने की बात आती है, तो ऐसी रिपोर्टों में फिर हमारा नंबर पाकिस्तान, हमारे बाजू में बांग्लादेश, इनके साथ खड़ा हम क्यों पाते हैं? तो क्या उस समय हमारी गवर्नमेंट को शर्मिंदगी महसूस नहीं होती? जरूर होती है। और गवर्नमेंट जो है वो भरसक कोशिश कर रही है कि वो इस दलदल से निकल पाए। और अगर आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स का डाटा देखेंगे वैश्विक भूख सूचकांक में, तो 23 में हमारी रेटिंग 111 थी स्टूडेंट। 2024 में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स हुआ है और 113 देशों के बीच फाइट थी, उसमें हमारी रेटिंग सुधरी है, अब हम 105 पे पहुंचे हैं। तो आप इसको अभी भी मान सकते हो कि रेटिंग सुधरी है, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी भी हमको यहाँ फुल एफर्ट मारने की ज़रूरत है, क्योंकि सच्चाई तो कहीं ना कहीं दिखती है। तो एक बार जरा ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिससे आपको क्वेश्चन बनने ही बनने हैं स्टूडेंट, इसको आप थोड़ा सा देख लो जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जर्मनी की एक ऑर्गेनाइजेशन है, जर्मनी की एक संस्था है जिसका नाम है वेल्ट हंगर हेल्प, ये जारी करती है। इसी का साथ देती है एक आयरिस एनजीओ जिसका नाम है कंसर्न। तो कंसर्न और वेल्ट हंगर हेल्प जो है ये डाटा प्रिपेयर करती हैं, किसका? ग्लोबल हंगर इंडेक्स का। अब यदि हम देखें तो इसमें नंबर 1 पोजीशन पर आप खुद देखिए, हमारा जो कॉम्पिटिटर है स्पेशली इंडिया, तो जिससे कंपटीशन कर रहा है चाइना, वो अभी भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में नंबर 1 पोजीशन लिए हुए हैं। मतलब वहाँ की गवर्नमेंट 2 वक्त का तो छोड़ो, हाईली न्यूट्रिशियस डाइट अवेलेबल कराते हैं। यूएई और कुवैत, यहाँ तो रूल ही है, मोहम्मद के शहर का रूल ही है कि रोटी की कीमत जो है लगभग 10 सालों से नहीं बढ़ी है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँची 10 सालों में, दुबई कहाँ से कहाँ पहुँच गया, कुवैत कहाँ से कहाँ पहुँच गया, लेकिन वहाँ रोटी जो है, स्पेशली जो मेन फूड है, उसकी कीमत जो है वो वही है। और मैंने आपको याद करिए कुछ चीज़ें बताई थी कि सबसे पहले दुनिया में रोटी की कीमतों में स्टेबिलिटी रखी है इन मुस्लिम मुल्कों ने, और यहाँ अब रोटी के साथ में आयरन, विटामिन B12 जैसी चीज़ें भी मिलाई जा रही हैं। मतलब फोर्टिफाइड राइस वाली रोटियां देने की बात कर रही है गवर्नमेंट अब तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि टोटल नंबर 1 पोजीशन पर है 22 कंट्री। इसमें यदि हम देखें इंडिया की पोजीशन, तो इंडिया की पोजीशन जो है वो 105 है स्टूडेंट। 2024 में इंडिया की पोजीशन 105 है। टोटल 1 to 7 कंट्री के बीच में फाइट हुई है। इसमें इंडिया का जो स्कोर रहा है वो 27.3 रहा है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में यदि हम देखें तो हमारी रैंक थी 115वीं। तो 2024 में हमारी रैंक जो है, माफ़ी चाहता हूँ, 111वीं रैंक थी। 111वीं रैंक थी 2023 में। 2024 में हमारी रैंक हुई 105वीं। मतलब हम बोल सकते हैं सुधरी है, बोल सकते हैं सुधरी है, लेकिन यहाँ भी एक्स्ट्रा और एफर्ट मारने की ज़रूरत है।
क्योंकि ये पूरी कहानी बयां कर रही है कि सरकार किस तरह से फूड का डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है इंटरनेशनल, ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही है, गवर्नमेंट अपने काम को बखूबी अंजाम दे रही है, लेकिन इसमें अभी और एफर्ट मारने की जरूरत है। याद रहेगा ये चीज। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है 2024, एक बार जरा देख लीजिए कितने देशों के बीच फाइट हुई है, तो 127 देशों के बीच फाइट हुई है। तो यहाँ वही डाटा मेरे को थोड़ा सा मेंशन करना है, मैं यहाँ एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ स्टूडेंट। ये 127 देशों के बीच फाइट हुई है, जिसमें इंडिया की पोजीशन कौन सी है, 105। याद रहेगा ये चीज। और 2023 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी रिपोर्ट क्या थी, मतलब हमारी पोजीशन क्या थी, वो थी 111। फिर है सरकार की जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। अच्छा मेरे को एक बात बताइए, गवर्नमेंट तेल भी दे रही है, घी भी दे रही है, गेहूं भी दे रही है, चावल भी दे रही है, कहां से दे रही है, राशन की दुकानों से। लेकिन अब कुछ वर्ड आते हैं स्टूडेंट जो आपको खुद ही समझ में आ जाएंगे कि राशन की दुकानों में ये चीज चलती है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी दुकानों में, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली दुकानों में, है ना। और ज़्यादातर लीकेज की प्रॉब्लम, ज़्यादातर भंडारण की प्रॉब्लम, ज़्यादातर रख रखाव की प्रॉब्लम, या फूड आइटम्स जो हैं वो कई बार ख़राब हो जाता है, चूहों का निवाला बन जाता है। तो बहुत से ऐसे रीज़न हैं जो सरकार की कहीं ना कहीं कमियों को गिना रहे हैं। और सरकार की कमियों का मतलब है कि सरकार ने जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है वो दरअसल में दिक्कत और परेशानी में डाल रहे हैं और इन चीज़ों में और परेशानी बना रहे हैं। तो याद रखेंगे ये वाले पॉइंट को भी। और सबसे लास्ट में, हिंदुस्तानी लोग आज भी सिर्फ और सिर्फ पेट भरना ही अपना मेन उद्देश्य मानते हैं। यहाँ पेट भरने का मतलब है कि लोगों को किसी तरह से पेट भर जाए, उनको न्यूट्रिशनल फूड से कोई लेना देना नहीं है। याद करिए, आप पे भी ये लाइन लागू हो रही है। आप स्टूडेंट हैं, कभी ना कभी आपने कॉलेज जब किया होगा या जब भी आप घर से बाहर रहे होंगे, तो आप भी न्यूट्रिशियस फूड की तलाश नहीं करते थे कि दाल चावल बन गया, चलो अब वेजिटेबल्स लाई जाएं, फ्रूट लाए जाएं, कुछ ड्राई फ्रूट ले लिए जाएं। आपका तो सिर्फ है कि बस हमारा दाल चावल, मतलब हमारा पेट भर जाए, हमको गुणवत्ता युक्त भोजन से मतलब नहीं है। जनरली उस टाइम पे हम इतना नहीं सोच पाते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े घरों के लोग होते हैं वो इस बात का पर्सनल ध्यान रखते हैं अपनी ग्रोथ का। दरअसल में सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो जब आपके बॉडी के अंदर जाएंगे तभी कंप्लीटली आपका फुली डेवलपमेंट होगा, फिजिकल और मेंटल। केवल गेहूं और चावल के जाने से, मतलब केवल और केवल आप दाल चावल सब्जी रोटी यदि खा लेंगे तो आपको लगता है कि क्या प्रॉपर आपको न्यूट्रिएंट्स मिल गया, एक दिन मिल गया। आपको हमेशा ये चीज़ अपने फूड में रखनी चाहिए। दाल चावल सब्जी रोटी आपको खाना चाहिए, घी आपको खाना चाहिए, दही आपको खाना चाहिए, छाछ आपको खाना चाहिए, सैलड आपको खाना चाहिए, पिकल, ये सारे न्यूट्रिएंट्स है ना। तो ये वही चीज़ है। तो कई लोगों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं कि यार ये बैलेंस डाइट क्या है। उनको तो ये मतलब है कि दाल चावल सब्जी रोटी मतलब मोर देन एनफ है, यही हमारा पोषण है। और इसी वजह से आज के समय पर गवर्नमेंट ने न्यूट्रिशनल साइंस को प्रमोट किया है। तो उस न्यूट्रिशनल साइंस में जो टीचर्स होते हैं, वो जो नए नए बच्चे होते हैं 11th के 12th के 10th के, उनको वो यही सिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारी बॉडी का कंप्लीट डेवलपमेंट जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ दाल चावल सब्जी रोटी मतलब ट्रेडिशनल फूड से नहीं होगा, बल्कि इनके अलावा भी कुछ ऐसे फूड हैं जिनको हमने भुला सा दिया है। जैसे सैलड भुला दी है हमने, जैसे पिकल भुला दिए हमने, फर्मेंटेड फूड भुला दिए हैं हमने अपनी डाइट में से लिक्विड डाइट को तो ख़त्म ही कर दिया, पानी ही पी रहे हैं सिर्फ। जबकि हमको दूध रखना चाहिए, हमको दही रखना चाहिए, हमको छाछ रखना चाहिए, हमको फ्रूट खाने चाहिए। तो कुल मिला के न्यूट्रिशनल साइंस वाले टीचर यही सिखाते हैं कि हमारा बॉडी कैसे प्रॉपर हेल्दी रहेगा, उसके लिए कंप्लीट कौन कौन से न्यूट्रिशन फूड में चाहिए, वो यही सब सिखाते हैं। तो अभी हम इसमें बहुत पीछे हैं। स्कूलों में आपने देखा होगा, और स्पेशली बहुत सारे जो कॉलेजेस वगैरह हैं उसमें जब कैंप वगैरह होता है या गवर्नमेंट की तरफ से फूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, स्पेशली गवर्नमेंट करा रही है मिड डे मील प्रोग्राम में, तो आपने एक चीज़ देखी होगी स्टूडेंट कि 7 दिन 7 अलग अलग प्रकार का खाना है। पहले दिन दाल चावल बन रहा है, दूसरे दिन सब्जी रोटी बन रही है, तीसरे दिन आप देख रहे होंगे कि जो मुनगा होता है, सुपर फूड होता है, उसको दिया जा रहा है,
फिर आप देखेंगे कि एग दिए जा रहे हैं, फिर आप देखेंगे कि किसी दिन कुछ और, मतलब 7 डे स्कूल है, अगर 7 दिन स्कूल है तो 6 दिन खाने का मेन्यू अलग अलग होगा। ये क्यों अलग अलग होगा? ये इसी वजह से कि बॉडी को पूरे न्यूट्रिएंट्स गवर्नमेंट उपलब्ध कराने की पूरी भरपूर कोशिश कर रही है। तो जैसे स्टार्टिंग में मेरे लेक्चर में मैंने ये साफ साफ बोला कि गवर्नमेंट की कुछ कमियां हैं, लेकिन गवर्नमेंट पूरे तरीके से कोशिश कर रही है कि उन कमियों को वो न्यूट्रलाइज करे, उन कमियों को वो फिलअप करे। अब स्टूडेंट यहां ये टॉपिक हमारा हुआ कंप्लीट। मतलब कुल मिला के इस पर्टिकुलर टॉपिक में एक बार फिर से देख लीजिए आप, भारत में उचित भोजन की चुनौतियां कौन कौन सी हैं, वो रीज़न कौन कौन से हैं जिस वजह से फूड जो है वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा है, हमारी थाली तक नहीं पहुंच पा रहा है, 2 वक्त का खाना क्यों नहीं मिल पा रहा है, जो फूड मिल रहा है वो पूरी तरह से न्यूट्रिएंट्स वाला क्यों नहीं है। तो इसके हमने बहुत से रीज़न देखे, बहुत से रीज़न देखे। तो कुल मिला के इस चैप्टर से जो क्वेश्चन है मैंने आपको पहले ही बता दिया, लगभग ना के बतौर आएंगे, लेकिन अब जो मैं आपको यहाँ से जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूँ ये हिंदी है स्टूडेंट, इसी के ठीक पीछे इंग्लिश लिखा हुआ एज इट इज, मैं वो भी बताता चलूँगा। अब आपको इसको पढ़ना है, क्योंकि ये जो फैक्ट निकाले हैं ये एफएसओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या लगभग 3-4 स्टेट के क्वेश्चन पेपर के समकक्ष जो चीज़ें थी उनमें से निकाले हैं। जैसे एक वर्ड आया था स्टूडेंट प्रोसेस्ड फूड, आया था ना एक वर्ड प्रोसेस्ड फूड, और एक वर्ड आया था जंक फूड। तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि जो जंक फूड होता है यह ऐसा फूड होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट इनका परसेंटेज रिच होता है। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिए, आप ये पिज्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज खाते हैं, ये न्यूट्रिशन के नाम पे 0 हैं, पोषण के नाम पे 0 हैं, सिर्फ आपका पेट भरते हैं, और पेट भी भरते हैं, ऐसा पेट भरते हैं कार्बोहाइड्रेट रिच और फैट रिच सब्सटेंस बॉडी के अंदर जाता है। तो जब ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जाएगा, ज़्यादा फैट जाएगा, तो इसलिए आप डायबिटिक पेशेंट हो जाते हो जल्दी। इसी वजह से आपको हार्ट डिसऑर्डर हो जाता है। क्यों हार्ट डिसऑर्डर हो जाता है? जो लोग ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, क्योंकि जो जंक फूड होता है, जो फास्ट फूड होता है, वो आपके शरीर के अंदर जाके ये चीज़ रिलीज करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलडीएल ज़्यादा रिलीज करता है। इस वर्ड को सीख लीजिए स्टूडेंट, फास्ट फूड और प्रोसेस फूड आपके बॉडी के अंदर जाता है और ज़्यादा एलडीएल जो है फॉर्म करता है, ज़्यादा एलडीएल बनाता है। और ये ज़्यादा एलडीएल का मतलब क्या होता है? एलडीएल का मतलब होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसी को बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है। और यही बैड कोलेस्ट्रॉल जो है ये सीधे आपके आर्टरीज के इनर वॉल में प्लग हो जाएगा, और आर्टरी के इनर वॉल में जब प्लग हो जाएगा तो एक समस्या होगी जिसको कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। आप एक काम करिएगा स्टूडेंट, इस लेक्चर को या इस पॉइंट तक यदि आप पहुंचे हो तो आप एक बार फैट वाला लेक्चर देख लीजिएगा, तो आपको ये चीज़ एकदम क्लियर हो जाएंगी कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ, ये एलडीएल क्या है, एचडीएल क्या है ना, ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ये स्टीरोल क्या है, ये आपको सब समझ में आ जाएगा। तो मेरे को अभी चूंकि सब्जेक्ट में मैं थीम नहीं तोड़ना चाहता, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो जंक फूड है और जो प्रोसेस फूड है, इसको जब आप ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो ये ज़्यादा मात्रा में एलडीएल आपके शरीर के अंदर बनाता है। ज़्यादा एलडीएल एथेरोस्क्लेरोसिस बीमारी का कारण बनता है, और ज़्यादा यदि आपको एथेरोस्क्लेरोसिस बीमारी है, मतलब आपके आर्टरीज के इनर वॉल में कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन यदि ज़्यादा होने लगा, तो इसका मतलब है कि कुछ समय में अटैक आने वाला है और आपको फिर कोई नहीं बचा सकता। तो ये थोड़ा सा आपको ये चीज़ याद रखनी है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बड़ी मुश्किल से मैंने निकाले हैं, इनको जरूर आप पढ़िएगा। अब आप में से कई लोग कहते हैं सर कि जब भी एलडीएल को यदि हमको रिड्यूस करना है, हार्ट अटैक से बचना है, तो क्या खाएं? ओमेगा 3 फैटी एसिड बेस्ट सोर्स है एलडीएल को कम करने का। तो दरअसल में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है ये एक तरह का अनसैचुरेटेड फैट होता है। फिर मैं वही बोल रहा हूँ, अगर आपको ये चीज़ यूनिक लग रही हो, आप फैट वाला चैप्टर देखिएगा, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अभी तो आप ये समझ लीजिए कि ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है ये फ्लैक्स सीड में पाया जाता है, अलसी के बीजों में पाया जाता है, मछली में पाया जाता है, स्पेशली सैल्मन मछली। स्टूडेंट आप एक बात याद रखिएगा, आप लोग ज़्यादातर पढ़ाई लिखाई के सिलसिले की वजह से घर से बाहर रहते हैं, तो जनरली बाहर का आप ये समोसा और इस तरह की चीज़ें आप खाते हैं, मतलब ये जो होती हैं एलडीएल रिच सब्सटेंस होते हैं,
यदि आपको चाहिए कि इनको अगर आप डे में खा रहे हैं मजबूरी से, तो आप शाम को या रात में अपने पास फ्लैक्स सीड जरूर रखिए। अलसी के बीज, ये क्वेश्चन भी है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, अलसी के बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच होते हैं। और ओमेगा 3 फैटी एसिड की सबसे बड़ी खासियत है कि जो एलडीएल आर्टरीज के इनर वॉल में प्लग हो रहा था और एथेरोस्क्लेरोसिस बीमारी का कारण बन रहा था, उसी को ओमेगा 3 फैटी एसिड रिमूव करते हैं, या उसी को ओमेगा 3 फैटी एसिड एब्जॉर्ब कर लेता है और बॉडी से रिमूव कर देता है। तो ये जरूर आपको यूज करना चाहिए। अगर एलडीएल कम करना है आपको, तो मेडिकल साइंस ने कुछ दवाओं के नाम बताए हैं। 12th बोर्ड में ये क्वेश्चन बहुत आता है, स्टैटिन क्या है? तो स्टैटिन कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट है और इसी को लिपिड लोवरिंग एजेंट भी कहते हैं स्टूडेंट। तो लिपिड लोवरिंग एजेंट जो है स्टैटिन है। और एक और चीज़ बड़ी आजकल कॉमन चल रही है स्टूडेंट, आप देखिएगा यदि आपके घरों में कोई कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट है, मतलब कोलेस्ट्रॉल यदि किसी का हाई हो रहा है, एक बात याद रखिएगा, जिसका आपके घरों में स्टूडेंट जिस भी पर्सन का ब्लड प्रेशर हाई है उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल जरूर हाई होगा। तो यहाँ दो तरह की मेडिसिन चलती हैं। कौन सी मेडिसिन चलती हैं? एक वे मेडिसिन जो कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मलाइज करें और दूसरी मेडिसिन जो ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करें। तो जो मैंने ये वर्ड लिखा है ना स्टूडेंट, स्टैटिन और ये एटोरवास्टेटिन, ये दोनों के दोनों ये वाली मेडिसिन है, कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट है। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं, ध्यान रखिएगा। अब कभी भी अगर आपके घरों में यदि कोई हार्ट पेशेंट है और आपने देखा कि एटोरवास्टेटिन की मेडिसिन है वो, तो आप तत्काल समझ जाइएगा कि जो सबसे खतरनाक कोलेस्ट्रॉल है जिसको एलडीएल कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट, कोलेस्ट्रॉल दो टाइप का होता है, एक एलडीएल एक एचडीएल। अच्छा वाला एचडीएल है, उसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और जो एचडीएल होता है वो इस एलडीएल को कभी भी आर्टरीज में बनने ही नहीं देता, उसको रुकने ही नहीं देता। इसलिए आपको एचडीएल मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें खानी चाहिए। और जैसे ही मैं अब स्टेटमेंट बोलूँगा तो आप में से कई लोग हिलने वाले हो। घी में पाया जाता है। हमको हमारे ट्रेडिशनल फूड से बीच में कुछ इस तरह के स्टेटमेंट से गुमराह किया गया कि हम डरने लगे, जिस वजह से हमने रियलिटी तक को छोड़ दिया। याद रखिएगा, घी जो होता है अगर आप उसका सेवन करते हैं तो घी आपके शरीर के अंदर जाएगा और वो एचडीएल को फॉर्म करता है। और जितना बेहतर एचडीएल होगा, जितना ज़्यादा एचडीएल होगा, वो एलडीएल को, खराब कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से रिमूव करेगा। हमारे दादा परदादा घी पीते थे तो उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। हम रिफाइंड खा रहे हैं तो हमको हार्ट अटैक और हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया हो रहा है। कहीं ना कहीं हमको बेवकूफ़ जरूर बनाया गया है, और बनाया मेडिकल साइंस नहीं है। और अगर मैं बोलूं तो कुछ सिलेक्टेड चुनिंदा डॉक्टर्स ने हमारे दिमाग में ये मिथक सेट किया है कि घी जो है उससे दूर रहिए। अरे भाई, घी बहुत अच्छी चीज़ है। डॉक्टर को कहना चाहिए था कि घी उपयोग करिए लेकिन निश्चित मात्रा में, क्योंकि अति हर चीज़ की नुकसानदायक होती है। अब यहां से जैसे ही मैं गैर चेंज करूंगा, अब आपके लिए थोड़ी सी याद रखने वाली चीज़ है। अगर दुनिया को बेहतर बनाना है तो यूनाइटेड नेशन की तरफ से 17 प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं जिनको सस्टेनेबल गोल्स कहा जाता है, सतत विकास लक्ष्य कहा जाता है। आप एमपीपीएससी के एस्पिरेंट होंगे तो कभी ना कभी आपने ये चीज़ जरूर पढ़ी होगी। लेकिन यदि आप एमपीपीएससी के एस्पिरेंट नहीं हैं, है ना, तो आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 हैं स्टूडेंट। उसमें जो नंबर 2 है, इसका मतलब है भूख को शांत करना या भूख को अंत करना। और भूख को शांत किया जा सकता है बेहतर न्यूट्रिशन देकर। तो याद रखिएगा, अब चूंकि ये भूख ये न्यूट्रिशन से जुड़ा हुआ है, तो इसी वजह से एफएसओ इसको पूछ सकता है, नहीं पूछा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के किस गोल में न्यूट्रिशन आता है। आंसर है सेकंड। और ये भी गिफ्ट के रूप में लीजिए, जो आपको अभी पेपर में देखने को मिलेगा 1-2 साल में, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के किस गोल में, 17 गोल में से किस गोल में ह्यूमन हेल्थ आती है, एनवायरमेंटल हेल्थ आती है,
एनिमल हेल्थ आती है, और यही तीनों हेल्थ को बेहतर करना है 2030 में, वन नेशन वन हेल्थ पॉलिसी में गवर्नमेंट को। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि स्वास्थ्य कल्याण जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल नंबर 3 है। ये 2, 3 ऐसे ही नहीं लिखे स्टूडेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टोटल 17 गोल हैं, उनमें से सेकंड नंबर पर है जीरो हंगर और थर्ड नंबर पर है हेल्थ। याद रहेगा ये चीज, और ये तो फिर कोई मतलब नहीं है। ये बिल्कुल सेम टू सेम इंग्लिश में लिखा हुआ है स्टूडेंट कि प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड जो है ये इंक्रीज करते हैं, क्या इंक्रीज करते हैं, एलडीएल को। एलडीएल का फुल फॉर्म क्या है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, है ना। और यही जो है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल, ये आर्टरी के इनर वॉल में प्लग के रूप में फॉर्म हो जाता है और एक प्रॉब्लम का कारण बनता है एथेरोस्क्लेरोसिस, और एथेरोस्क्लेरोसिस यदि है तो बस हार्ट अटैक के लिए तैयार रहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड से आप बच सकते हैं, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो एलडीएल को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो प्लग नहीं बन पाएगा, तो निश्चित रूप में बैरियर नहीं बनेगा, है ना। ये सारी चीजें हैं। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल नंबर 2 है जीरो हंगर, एंड का मतलब है जीरो हंगर, और तीसरा है हेल्थ एंड वेलबींग्स। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको पूछे जाएंगे। अब इसके बाद एक प्रोसेस है हाइड्रोजिनेशन, इसके बारे में याद करिए, मैंने आपको एक चीज समझाई थी फैट वाले चैप्टर में कि आज के समय पे यदि मैं आपसे साफ साफ बोलूं तो देखिए, एक है घी। घी जो है इसको सैचुरेटेड फैट कहते हैं, मतलब ये सैचुरेटेड फैट का एग्जाम्पल है, हिंदी में कहते हैं संतृप्त वसा। दूसरा है वनस्पति तेल, वेजिटेटिव ऑयल, और वनस्पति तेल जो है ये अनसैचुरेटेड फैट का एग्जाम्पल है, मतलब असंतृप्त वसा। सैचुरेटेड फैट का एग्जाम्पल है घी, अनसैचुरेटेड फैट का एग्जाम्पल है ऑल वेजिटेटिव ऑयल एक्सेप्शन ऑफ नारियल का तेल। तो जो नारियल का तेल होता है याद रखिएगा वो है प्लांट ओरिजिन, लेकिन वो सैचुरेटेड फैट में आता है। ये मैंने फैट में सब सिखाया है स्टूडेंट आपको। अब सुनिए मुद्दे की चीज, लेकिन आज के समय पे घी जो है ये ज़्यादा महंगा हो चुका है और ज़्यादा टेस्ट भी यही देता है, तो लोगों ने क्या किया है, घी का सब्स्टिट्यूट निकाला है डालडा, और डालडा बनाया जाता है हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस के जरिए। किया क्या जाता है स्टूडेंट कि जो वनस्पति तेल होता है, मतलब अनसैचुरेटेड फैट जो होता है, असंतृप्त जो वसा होती है, अनसैचुरेटेड जो फैट होता है, यदि उसको हमको इसमें बदलना है, किस में बदलना है, डालडा में बदलना है, तो बस हमको करना क्या है कि जो वेजिटेटिव ऑयल होता है इसमें हम हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं। इस वजह से इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोजिनेशन, मतलब ये चीज़ ऐड कर देते हैं। और इस प्रोसेस में कैटलिस्ट यूज़ करते हैं जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स पूछ चुका है। अब एफएसओ शायद पूछे या ना पूछे वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन चूंकि न्यूट्रिशन से रिलेटेड था इसलिए मुझे बताना था। अब सुनिए आप वो चीज़ जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, और इसी चीज़ पर बेस ये जो आप लाइन देख रहे हैं या जो लाइन ये पढ़ रहे हैं ये लास्ट ईयर का एफएसओ का क्वेश्चन है। दरअसल में होता क्या है स्टूडेंट कि जो वनस्पति तेल होते हैं, मतलब वेजिटेटिव ऑयल जो होते हैं, उनमें जब हाइड्रोजन अप्लाई की जाती है या हाइड्रोजन डाली जाती है और साथ में कैटलिस्ट हम यूज़ कर लेते हैं निकेल, तो जल्दी बन जाता है डालडा। ये डालडा जो है इसे हम ट्रांस फैट कहते हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे स्टूडेंट, ये इतना खतरनाक फैट है जो हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस से बनता है कि यदि आप लगभग 1 साल तक सैचुरेटेड फैट खाते हैं, 1 साल तक अगर सैचुरेटेड फैट खाते हैं, तो जो एलडीएल आपके शरीर के अंदर आएगा, जो कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर के अंदर आएगा, लेकिन यदि आप 1 महीने ही फ्रेंच फ्राइज खा लेते हैं, बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, कहाँ 12 महीने मैंने घी के लिए वर्डिंग यूज़ की है और कहाँ 1 महीने मैंने फ्रेंच फ्राइज, मैगी, समोसे जैसे प्रोसेस्ड फूड या जंक फूड यदि आप खाते हैं तो आपके अंदर बराबर उतना ही कोलेस्ट्रॉल आ जाएगा।
मतलब फ्रेंच फ्राइज, एक डॉक्टर का स्टेटमेंट में सुन रहा था, इस दुनिया का सबसे सबसे खतरनाक, सबसे डेंजरस फूड यदि कोई है जिसमें भर भर कर एलडीएल है, भर भर कर कार्बोहाइड्रेट है, कोई व्यक्ति 3 महीने रेगुलर खा ले यदि फ्रेंच फ्राइज, तो आप बिलीव करिए कि वो डायबिटिक पेशेंट 100% हो गया और वो हो गया हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया का पेशेंट। इसलिए आपको इनसे बिल्कुल बचना है। कभी कभार चल सकता है, नो डाउट, है ना, कि कभी कभार चल सकता है, लेकिन उसको डेली नहीं, कि सुबह भी शाम भी, सुबह भी शाम भी, सुबह भी शाम भी। तो आज के समय पे ये जितना भी आप स्टार्टअप के नाम पर बाहर ठेले देख रहे हैं और इनमें जो चाट, फुल्की या बाहर का जो भी आइटम बनाया जा रहा है, ज़्यादातर में ट्रांस फैट से ही बनाया जा रहा है, मतलब वेजिटेटिव ऑयल में हाइड्रोजन गैस ऐड करके। इसी वजह से ट्रांस फैट को हाइड्रोजिनेटेड ऑयल भी कह देते हैं कई बार, या हाइड्रोजिनेशन फूड भी कह देते हैं कई बार। और यदि आप डालडा में बनी हुई फूड खा रहे हैं, डालडा में सिकी हुई जलेबी खा रहे हैं, डालडा का दरअसल फूड मटेरियल आप खा रहे हैं, मतलब ट्रांस फैट का फूड मटेरियल आप खा रहे हैं, आप जीते जी एलडीएल को जानबूझ के अपने बॉडी के अंदर भेज रहे हैं। और गवर्नमेंट का कहना था 2010 में कि 13% होना चाहिए ट्रांस फैट का लेवल, लेकिन अब आप देखिए, लास्ट टाइम यही क्वेश्चन पूछा गया, वर्ष 2022 के अकॉर्डिंग जो फसाए है, इंडियन रेगुलेटरी बोर्ड है फूड मटेरियल में अडल्ट्रेशन के लिए, यही चेकिंग आउट करती है, इसी के पास सारे के सारे अधिकार हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। इसी फसाए का कहना है जो 2008 में बनी थी कि 2022 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक लिमिट रखी है कि ट्रांस फैट 2% से कम होना चाहिए। इसलिए जब आप फूड सेफ्टी ऑफिसर बनिएगा और चेकिंग के लिए जाइएगा, तो यदि कहीं पर भी आप ट्रांस फैट, मतलब समझ गए ना, डालडा देखते हैं तो आपको तत्काल उसको सीज करना है, या तो सामने वाले से फिर आपको ये स्टेटमेंट लेना है कि सर हम यूज कर रहे हैं ट्रांस फैट, तो वो 2% से कम यूज कर रहे हैं, तो फिर आपको तत्काल कहना है कहाँ यूज कर रहे हो, लिखित में दो। बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट रहना है आपको। आप एटलीस्ट ये चीज़ पढ़ लीजिए और इसको आप ज़रूर अप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर आपने अपने डिस्ट्रिक्ट में या अपने स्टेट में अगर ट्रांस फैट का लेवल 2% या इससे कम कर दिया, तो आप बिलीव करिए आप लाखों घरों की जिंदगियां बचा लेंगे। और ये सड़क पे जितने भी आपको ठेले दिख रहे हैं, ये ज़्यादातर जो हैं ये ट्रांस फैट से ही फूड आइटम बनाते हैं। इन सबको आपको क्या करना है, बिल्कुल पर्ची काटनी है और इनको साफ साफ एडवाइस देनी है कि आप खाना बनाएंगे या फूड जो प्रिपेयर करेंगे वो ये होना चाहिए, या तो घी से खिलाओ तो रेट बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, या तो फिर इससे खिलाओ, मतलब अनसैचुरेटेड फैट, मतलब वेजिटेटिव ऑयल यूज़ करो, ग्राउंड नट ऑयल यूज़ करो, सोयाबीन यूज़ करो, जो करना वो करो, ट्रांस फैट नहीं होना चाहिए। कहानी क्लियर है? अच्छा, अब याद करिए स्टूडेंट, मैंने फैट जब पढ़ाया था तो एक चीज़ आपको बताई थी कि अनसैचुरेटेड फैट जिसके सेवन के लिए डॉक्टर भी हमको कहते हैं कि यदि आपका हार्ट आपको सलामत रखना है तो आप सैचुरेटेड फैट ज़्यादा मत यूज़ करो, अनसैचुरेटेड फैट आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो। इसलिए हमारे घरों में जो खाना बनता है उसमें तेल ज़्यादा है, मतलब अनसैचुरेटेड फैट ज़्यादा है। तो अनसैचुरेटेड फैट दो टाइप का होता है स्टूडेंट, एक म्यूफा, एक प्यूफा। ये जो अजीब सी वर्डिंग बोली ना, यही क्वेश्चन है लास्ट ईयर के, हालांकि किस एग्जाम में एफएसओ के आए हैं ये मैं अब कंफर्म नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन म्यूफा का फुल फॉर्म क्या है और प्यूफा का फुल फॉर्म क्या है, तो ये दोनों म्यूफा और प्यूफा अनसैचुरेटेड फैट के टाइप होते हैं। म्यूफा का मतलब होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और प्यूफा का मतलब होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। म्यूफा के सोर्स आपको दिख रहे होंगे और प्यूफा के सोर्स भी आपको दिख रहे होंगे। स्पेशली आपको प्यूफा में जो कॉड लिवर ऑयल है, जो फ्लैक्स सीड है, उसको आपको ध्यान रखना है। जैसे याद करिए, मैंने आपको कुछ समय पहले बोला था ना एक चीज़ कि ओमेगा 3 फैटी एसिड फ्लैक्स सीड में पाया जाता है, अलसी के बीजों में पाया जाता है। तो वो ओमेगा 3 फैटी एसिड किसका एग्जाम्पल है, म्यूफा का कि प्यूफा का? तो आपको कहना है प्यूफा का। ये चीज़ आप जरूर अपने खाने में रखिए स्टूडेंट। आप लोग फूड सेफ्टी ऑफिसर बनेंगे, आपकी हरकतों को देखकर ही आपके घर के लोग तो एटलीस्ट आपसे सीखने चाहिए।
तो यदि आप आज से फ्लैक्स सीड यूज़ करते हैं तो आप बिलीव करिए, भले ही देखा देखी में आपके फैमिली के लोगों ने भी यदि फ्लैक्स सीड को यूज़ करना शुरू किया, इसका मतलब है कि उनको हार्ट अटैक नहीं होगा। आपके इस स्टैंडर्ड एक्शन की वजह से आपके जो फैमिली पर्सन है और आपकी भी आर्टरी की इनर वॉल्ड में कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन नहीं होगा। यूज़ करिए, अच्छी चीज़ें यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ सीधे सीधे क्वेश्चन जो आप में से ज़्यादातर लोग से बन जाएंगे, लेकिन एफएसओ के रिगार्डिंग ही थे, इसलिए मैंने इनको लिखा है। थोड़ा जल्दी से देखते हैं। गवर्नमेंट न्यूट्रिशन को प्रमोट करने के लिए एक कैंपेन चला रही है जिसका नाम है न्यूट्रिशन कैंपेन, पोषण अभियान। इसी को आज के समय पे उन्होंने नेशनल न्यूट्रिशन मिशन कर दिया है। और राष्ट्रीय पोषण मिशन कब शुरू हुआ था स्टूडेंट? 8 मार्च 2018 को शुरू हुआ था। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है स्टूडेंट, कि आप कोई भी अगर स्कीम पढ़ेंगे, जो भी आपके रिस्पेक्टेबल टीचर पढ़ाएंगे स्कीम, जैसे मेरे खाते में तो स्कीम नहीं आएंगी ज़्यादा, तो कोई भी यदि आप स्कीम पढ़ेंगे तो आपको ये ज़रूर पढ़ना है कि कौन सी मिनिस्ट्री या कौन सा डिपार्टमेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ स्टूडेंट, आपने अगर वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो इसका मतलब है कि लास्ट ईयर के एफएसओ के आप क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आप लोगों ने कभी ना कभी देखा होगा कि एक मार्क होता है जिसका नाम है इको मार्क, एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट को दिया जाता है इको मार्क, है ना। तो इको मार्क जो है ये कौन सी मिनिस्ट्री देती है? और FAO ये एक मार्क होता है, ये कौन देता है? ये 2 क्वेश्चन रहे आपके लिए कि इको मार्क कौन देता है, कौन सी मिनिस्ट्री या कौन सा डिपार्टमेंट देता है, FAO कौन देता है ना। प्रोसेस्ड जो फ्रूट होते हैं या प्रोसेस फ्रूट जूस जो होते हैं उनको दरअसल में मार्किंग कौन देता है, कौन सी मिनिस्ट्री देती है। तो मैं यही बता रहा था कि आप कोई भी स्कीम पढ़िए, आजकल ये ट्रेंड चल रहा है कि कोई भी जो स्कीम है उसको गवर्नमेंट की कुछ मिनिस्ट्री की तरफ से संचालित किया जा रहा है, ये चीज़। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, नेशनल न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट जो है ये हैदराबाद में है, और इसी का स्टेटमेंट आपने पढ़ा है स्टूडेंट, जो फसाए ने कहा है कि ट्रांस फैट का परसेंटेज 2 से नीचे होना चाहिए। ये फसाए को गाइडलाइन मिली है हैदराबाद के इस इंस्टीट्यूशंस की वजह से, जिसका नाम है नेशनल न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय पोषण संस्थान। मिड डे मील 1995 में शुरू हुआ था, लेकिन अब इसका नाम बदल दिया गया है, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना कर दिया गया है। थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इंटरनेशनल लेवल पर जो फूड और माल न्यूट्रिशन को हराने के लिए या डिफेंड करने के लिए जो एक इंटरनेशनली ऑर्गेनाइजेशन बनी है, यूनाइटेड नेशन का पार्ट है, लेकिन बनी 8 दिन पहले थी। यूनाइटेड नेशन 24 को बना हुआ है, आई थिंक शायद अक्टूबर में, देख लीजिए शायद, हाँ अक्टूबर में ही है स्टूडेंट। तो 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन बना है, और यूनाइटेड नेशन के 8 दिन पहले मतलब 16 अक्टूबर 1945 को उसका सबसे पहला सेगमेंट बन गया था FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेड ऑफिस आज रोम और इटली में है, ये भी फूड और न्यूट्रिशन को प्रमोट करता है। जैसे जब जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग बेहतर हो रही है, तो हमेशा FAO की तरफ से इंडियन गवर्नमेंट को एक लेटर आता है कि आप और भी बेहतर कर सकते हैं, प्लीज़ कुछ दूसरी टेक्नोलॉजी जो ज़रूरत की ना हो उस पर फंडिंग करने की बजाय आप अपने भारतीयों को 2 टाइम का खाना, वो भी न्यूट्रिशन वाला, अवेलेबल कराइए, उसमें ज़्यादा छाती चौड़ी होगी। हालांकि ऑलरेडी गवर्नमेंट जो है उस दिशा में बेहतर प्रयास कर रही है और कोशिश कर रही है। स्टूडेंट, ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो करंट के फैक्ट थे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है सर ये फूड सेफ्टी ऑफिसर में करंट क्या आएगा? अरे भाई, फूड से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ वो आएगी। जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में इंडिया का आपको डाटा याद रखना, 105वीं रैंकिंग है। कितनी मार्किंग मिली है? 27.3। और अब सुनिए परम ज्ञान जो मेरे को देना था। अगर आपने 2024 का करंट अफेयर्स पढ़ा है तो नहीं पढ़ा तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपके पैरों से ज़मीन खिसक जाएगी। और इसका मैं पूरा क्रेडिट देना चाहूँगा आज के लेक्चर को, स्पेशली आज के लेक्चर में जंक फूड को। मैंने पहले ही एक चीज़ बताई है स्टूडेंट, जो बात मैं बता रहा हूँ वो छोटी मोटी नहीं है, आप उसका क्वेश्चन जरूर देख लेंगे एग्जाम में।
मैंने आपको एक चीज़ बताई कि हमारा जो ट्रेडिशनल फूड था, हमारे फादर, हमारे ग्रैंडफादर, पोहा, हलवा, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, और हम उनकी औलादें हैं और हम यूज़ कर रहे हैं इस ट्रेडिशनल फूड को। कहीं हमने बिसरा सा दिया है, भुला सा दिया है। हम यूज़ कर रहे हैं पिज़्ज़ा, बर्गर, हॉट डॉग और ये फ्रेंच फ्राइज। तो ये हमारी जनरेशन ही यूज़ कर रही है, भले हम ना कर रहे हों, लेकिन मॉडर्न जनरेशन तो यूज़ कर रही है। अब आपको जैसे ही मैं एक सच्चाई दिखाऊंगा, आपके पैरों से ज़मीन खिसकेगी, और उसका सिर्फ और सिर्फ ये रीज़न है। मैं और किसी को तो कह ही नहीं रहा कि और कोई दूसरा रीज़न हो सकता है, यही सबसे बड़ा रीज़न है। और लीजिए, अब आ रही है एक रिपोर्ट जिसको आपको याद जरूर रखना है, लेसेट रिपोर्ट। दरअसल में लेसेट एक पत्रिका है जो बीच बीच में फूड रिलेटेड आर्टिकल से पूरी दुनिया को चौंकाती रहती है, और इसके ज़्यादातर खुलासे जो हैं वो फूड आइटम्स या फूड रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर होते हैं। 2024 में इसने एक स्टेटमेंट दिया है, हिला के रख दिया उसने पूरी दुनिया को। स्टेटमेंट है स्टूडेंट कि पूरी दुनिया में 8 to 8 मिलियन पीपल हैव डायबिटिक। 8 to 8 मिलियन पीपल डायबिटिक हैं पूरी दुनिया में। और मजेदार बात तो अब आ रही है कि इसका लगभग 25% हमारे इंडिया में हैं। 212 मिलियन डायबिटिक पेशेंट हमारे इंडिया में हैं। किसने किया इनको डायबिटिक? इसका मतलब छोटे छोटे बच्चे, इसका मतलब कॉलेज, और बुढ़े तो है ही डायबिटिक पेशेंट, इंसुलिन का लेवल वैसे ही कम हो जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ इशारा उसी तरफ है स्टूडेंट, जो प्रोसेस फूड जो होता है, या जो जंक, स्पेशली प्रोसेस फूड भी नहीं, जंक फूड में कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज हाई और फैट का परसेंटेज हाई होता है। और जब एक्सेस कार्बोहाइड्रेट जाएगा तो स्टार्टिंग में इंसुलिन उसको किसी तरह से क्या कर लेगा, लीवर में स्टोर्ड करा देगा। लेकिन आपका सुबह भी यही, शाम भी यही, सुबह भी यही, शाम भी यही जंक फूड, तो फिर कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर टाइम पर इंसुलिन का सिक्रीशन कम होगा। और इंसुलिन का सिक्रीशन पहले आपने देखा होगा बुढ़ों को ही डायबिटीज़ होती थी, 40-50 में होती थी डायबिटीज़, क्योंकि यहाँ तक आते आते इंसुलिन कम होता था। अब बच्चा शुरू में ही हाईली कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाना शुरू कर देता है, 5वीं 6वीं, है ना, 6th 7th 8th क्लास से, या 5-6 साल की एज से, तो रह कर 10 से 12 साल में नेचर द्वारा दिया गया जो पेंक्रियाटिक इंसुलिन है वो खत्म होने लगता है या कम पड़ने लगता है, तो बस डायबिटिक। बहुत बड़ा डाटा है स्टूडेंट, 212 मिलियन लोग इंडिया में डायबिटिक हैं। और ये आपको शायद प्रॉब्लम दिख रही है, मेरे को तो ये सोल्यूशन दिख रहा है। यदि आपका दिमाग 1% लोगों का भी थोड़ा करिस्तानी में जा रहा हो, तो क्या आप इस इंडियन डायबिटिक पेशेंट में से 50% ऑडियंस को टारगेट करके कोई ब्रांड एंड चूरन उरन ला सकते हो? और चूरन लाने में आपको पैकिंग वैकिंग थोड़ी बढ़िया करनी होगी, और इतना बड़ा मार्केट है। आधी लोगों ने ही सेल आउट कर लिया तो एफएसओ से ज़्यादा कमाओगे। मैं आपको पढ़ाई के साथ साथ में कुछ ऐसे क्रिएटिव आइडियाज़ भी दूंगा जिनसे न केवल आप क्या कर सको, अपनी लाइफ को बेहतर बना सको, बल्कि एक पूरी की पूरी ड्रामेटिक और क्रिएटिव हिस्ट्री बना सको। तो इसी उम्मीद के साथ कि यदि आप पढ़ाई करो तो आपका कुछ ना कुछ बेहतर तो हो ही जाए, लेकिन यदि आप ना पढ़ पाओ बेहतर, तो ऐसे यूनिक आइडियाज़ और डिफरेंट स्कोप के सेक्टर भी मैं आपको दिखाता रहूँगा, जहाँ आप थोड़ा अपने और अपने फ्रेंड की हेल्प से बेहतर जो है वो पा सकते हो। तो इसी उम्मीद के साथ कि ये चैप्टर आपको हुआ होगा क्लियर और चीज़ें आई होंगी समझ में। अब ये जो लास्ट पेज है, इसको हम नेक्स्ट वाले टॉपिक में, जब स्पेशली हम न्यूट्रिशन वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो फैट में ये मैंने ऑलरेडी बताया है कि कुपोषण के या माल न्यूट्रिशन के वो कौन से स्वरूप हैं जिनके जरिए हमको पता चलता है